हेलो दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का 2025 में, ये उसकी 4 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट है। हिंदी का बस ये है। तो इसमें आप लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसके 4 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट है। और आप इस वक्त हैं PYQ विद सनी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी। वाक्य में प्रयुक्त घर वर्ग किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, ऑप्शन सार्थक निरर्थक से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन निरर्थक निरर्थक, सेकंड ऑप्शन सार्थक सार्थक, थर्ड ऑप्शन शब्द विलोम है, या चौथा ऑप्शन सार्थक निरर्थक है। तो देखिए, हम पहले समझेंगे कि सार्थक निरर्थक होता क्या है। तो देखिए, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, घर। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वोटी, वाणी, वर। उदाहरण समझिए, जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा आजा और रोटी वोटी खा ले। भाई रोटी तो समझ में आता है, रोटी का अर्थ होता है, तो रोटी तो सार्थक शब्द हो गया। ठीक, रोटी सार्थक शब्द का। साथ में बोलते हैं कि रोटी वोटी खा ले। भाई वोटी का क्या अर्थ होता है? वोटी का कोई अर्थ होता ही नहीं है, बस कुछ साथ ऐसे यूज करते हैं, तो वो निरर्थक शब्द हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो इसमें बोला गया है घर वर। तो देखिए, घर का तो अर्थ होता है, आपको पता है, तो ये सार्थक हो जाएगा। पहला ऑप्शन सार्थक सार्थक, इसमें तो सार्थक है ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन क्या होगा? वर। वर का अर्थ क्या होता है? आप वर का अर्थ दूल्हा नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो एक अलग कैटेगरी है। यहाँ पे घर के साथ वर का यूज किया गया, यानी घर वर। तो यहाँ पे वर निरर्थक हो जाएगा, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। वर का अर्थ आप दूल्हा नहीं समझेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सेकेंड, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। घर इसका अर्थ होता है, वर इसका अर्थ नहीं होता है, तो सार्थक निरर्थक ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं? आपने चाय वाय पी ली होगी। तो देखिए, फिर वही क्वेश्चन है। सार्थक अर्थ जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक अर्थ जिसका कोई अर्थ न हो। चाय, चाय का अर्थ होता है, तो ये सार्थक है। वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक है। तो ऑप्शन सार्थक निरर्थक, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। देखिए, मैं आपको पहले कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। हिंदी में कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वाला सही होगा, ये गलत होता है। ठीक, लेकिन हिंदी के एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन सही होते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, आपको रिश्ते के लिए 4 फोटो आते हैं लड़कियों के। ठीक, तो भाई चारों लड़की इतने तो कन्फर्म है, लेकिन हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि सबसे सुंदर कौन से और कौन मेरे साथ ठीक मैच बैठेगी। तो हमें सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया विकल्प की तलाश करनी होती है, जबकि चारों ही लड़कियां होती है। तो वैसे हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन होता है। तो देखिए, इसमें बोला है कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। यज्ञ, श्राद्ध, अनुष्ठान, अर्चना। देखिए, ऑप्शन ए शायद गलत है, ये श्रद्धा नहीं, यहाँ पे कुछ और था। हाँ, प्रार्थना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में प्रार्थना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अनुष्ठान नहीं, हम नीचे से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि अनुष्ठानी आंसर है, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। यज्ञ से शुरू कीजिए। यज्ञ हम किसे कहते हैं? वह धार्मिक कृत्य जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती हो। जो पूजा हो और उस पूजा में अग्नि में आहुति दी जाए, उसे हम यज्ञ कहते हैं। आपके घर में एक ही पूजा होती है जिसमें अग्नि में आहुति देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। बाकी किसमें में अग्नि की आहुति नहीं देते, तो इसको यज्ञ कहेंगे। और यहाँ पे बात हुई विधि विधान श्रद्धापूर्वक करना, तो ऑप्शन समझिए, अभी सभी सही हैं। ठीक, हम अंतर देखिए कैसे निकालेंगे। उसके बाद आता है प्रार्थना। प्रार्थना किसके कहते हैं? ईश्वर या किसी बड़े से अपनी बात कहना या कुछ मांगने की विनती करना, उसे हम प्रार्थना कहते हैं। जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन हो जाए, या आप अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस बार बाइक मिल जाए। तो अपने से बड़े व्यक्ति के आगे कुछ मांगना, उसको प्रार्थना कहते हैं। ठीक, प्रार्थना। ठीक, यहाँ पे प्रार्थना होगा ऑप्शन थर्ड पे। अब आते हैं अर्चना पे। अर्चना किसको कहते हैं? धूप, दीप, पुष्प आदि सामग्रियों से की जाने वाली देव की पूजा। आप किसी व्यक्ति की पूजा करती हैं और धूप, दीप, पुष्प का यूज करते हैं, तो उसे अर्चना कहते हैं। अब सुनिए, अनुष्ठान किसे कहते हैं? किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य को विधि विधान, नियमों और श्रद्धा के साथ संपन्न करने की प्रक्रिया को अनुष्ठान कहते हैं। अब देखिए, शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, या आपके पिताजी बोलते हैं कि आज हमारे गांव में, सॉरी, आज हमारे घर पर
एक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया है। अनुष्ठान का मतलब कि हम किसी शुभ कार्य को विधि विधान के साथ यानी नियम के साथ और श्रद्धापूर्वक यानी दिल से हम करने वाले, उसी को हम अनुष्ठान कहते हैं। अर्चना का आप मतलब समझ ही गए कि मतलब धूप अगरबत्ती के साथ किसी की पूजा की जा रही उसको अर्चना कहते हैं। यज्ञ जिसमें अग्नि की आहुति दी जाए, और प्रार्थना यानी अपने से बड़े से कुछ मांगा जाए। तो चार ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन बी है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अनुष्ठान होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द छाटिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्या होता है? पशुपति, लोकेश, महेश्वर, नीलकंठ। तो आपका होता है लोकेश। ओके, तो देखिए हाँ ब्रह्मा का, तो देखिए मैंने ब्रह्मा के जितने भी पर्यायवाची होते हैं मैंने उन सब का एक डाटा लिखा है। ये PYQ किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में ब्रह्मा का पर्यायवाची आता है तो गारंटी मैं लिख के देता हूँ, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक एक PYQ खोज के लाया हूँ। तो देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? विधि, अज, लोकेश, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, करतार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ, प्रजापति और निर्माता। ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हो गए। अब देखिए पशुपति, पशुपति यानी महादेव। तो आपको पता है कि ये भी महादेव के पर्यायवाची है, ये भी महादेव के, ये भी महादेव के। तो तीनों महादेव के थे और ये एक ब्रह्मा के थे। पशुपति के पर्यायवाची शिव, महादेव, शंकर, रुद्र, महेश, हर, चंद्रमौली, त्रिनेत्र, नीलकंठ, त्रिपुरारी, महाकाल, नागेंद्र, शिव। महादेव, शंकर, महेश, रुद्र, शंभु, नीलकंठ, त्रिलोचन, गिरीश, पशुपतिनाथ और महेश्वर। ये आपके महादेव के पर्यायवाची हो गए। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इससे बाहर ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा। आपके एग्जाम में भी आए तो आप चेक कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाथ का मैल होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? अत्यंत खट्टा होना? नहीं। अत्यंत बड़ा होना? नहीं। अत्यंत मीठा होना? नहीं। अत्यंत तुच्छ होना? तो देखिए कैसे, इसके एग्जाम्पल और परिभाषा। हाथ का मैल होना, इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का बहुत तुच्छ या आसानी से प्राप्त होने वाला। अक्षर धन के संदर्भ में हम इसका यूज करते हैं। उदाहरण, मेरे लिए 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, यह तो मेरे हाथ का मैल है। मतलब जिस चीज़ की कमी हमारे पास ना हो अत्यधिक मात्रा में, उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारे हाथ का मैल है, अभी मैलूंगा अभी निकले जाएगा। मतलब 5,000 रुपये, भाई 5,000 रुपये मेरे हाथ का मैल है। SSC GD में जॉब है, 45,000 सैलरी है, भाई 5,000 रुपये के हाथ की मैल है। ठीक, 2 दिन की सैलरी है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके पास पैसा अधिक है इसलिए उसका हाथ का मैल हो गया वो। जल जीवन पर्याय है, मतलब क्वेश्चन में पूछा था भाई, ऐसे ही लिखा था, यही बस 3 वर्ड लिखा था कि जल जीवन पर्याय है। मतलब जल जीवन का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए ऑप्शन, ये नदी का है, पानी का है, समुद्र का है, मछली का है। तो ऑप्शन डी मछली का है। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 4 ऑप्शन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप बता सकें। तो देखिए पानी का होता है जल, नीर, वारी, अंबु, टोय, पय, सलील, जीवन, मेघपुष्प, उदक, आब। नेक्स्ट ऑप्शन नदी, नदी का होता है सरिता, तटनी, तरंगिणी, आपगा, निर्झरी, कुलंकषा, सरित, स्रोतस्वती, निर्झरी, दरिया, सलीला। देखिए ये सरित है, इसमें हलंत है यानी आधा है, ये भी होता है, और सरित सरिता ये भी होता है। सरित और सरिता दोनों होता है। एक एग्जाम में सरिता आया था, ऑप्शन दिया था, मतलब राइट आंसर था। और एक एग्जाम था उसमें ऐसा आया था हलंत वाला, तो मैंने इसको भी लिया और इसको भी लिया। समुद्र का क्या पर्यायवाची होता है? सागर, जलधि, वारिधि, निरधि, निर्निधि, रत्नाकर, पयोधि, सिंधु, सागर, उदधि, अवधि, नदीस। अब ऑप्शन 4 मछली, मछली का होता है मीन, मत्स्य, सज, जलचरी, सफरी, जलजीवन, जलचर, मत्स्य, सफरी, समुद्री जीव, जलक्रीड़ी, जलयान, मीनाक्षी, जलराशि, जलजीव, समुद्री जीव। देखिए आपको एक कॉमन बात बताता हूँ, आपसे अगर कहा जाए कि भाई, छोटे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर आपसे अपने बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने बच्चे को होमवर्क दे दीजिए, फलों के नाम दीजिए, तो फलों के नाम देंगे क्या देंगे? सेव, केला, आम, अनार, ऐसे दे देंगे।
तो भाई 4 तो ऐसे दे देंगे, लेकिन आपको वही 40 से 50 शिफ्ट में देना हो तो आप क्या करते हो कि उसी में रिपीट करते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या देते हैं, जो आपके दिमाग में रहता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और फेमस फेमस जो नाम होते हैं जो नहीं दे पाता उसको ऑप्शन नहीं देता है, और अगले साल या फिर आगे चल के आप देखेंगे कि इन ऑप्शन को पूछता है। आप ऑप्शन को याद रखिए, टोटल 42 शिफ्ट हुए ना, आपको ऑप्शन में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे मैंने जो 4 फरवरी का पहले सेट में कराया था ना, उसमें का एक ऑप्शन अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको पता रहेगा तो आप वहाँ से आसानी से कट कर सकते हैं और फेमस क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में शब्द का वाक्य खंड को बदलिए। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए, तो जो हाईलाइट है पीछे आप, इसके स्थान पर क्या लिखा जाए कि जिससे अच्छा रहे। मेरे पीछे आप आए, मेरे बाद आप आए, ये भी सही है। मेरे आने के पीछे आप आए, भाई ये जब ये सिंपल में दिया है, छोटा में दिया है, मतलब वही निकल रहा, कोई टेढ़ा नहीं, तो हम इतने बड़े का यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, आप आए मेरे पीछे, भाई इतना घुमाने की क्या जरूरत है, तो ये भी नहीं होगा। मेरे पीछे ही आप आए, यहाँ पे जोड़ देने की क्या जरूरत, भाई मार थोड़ी हो रही कि आप जोड़ दे रहे, नहीं शर्त लगा रहे, मेरे ही पीछे आप आए, मेरे पीछे ही आप आए, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन है। आप आसानी से यहाँ पे तो करके नेक्स्ट हो गए, लेकिन यही एग्जाम सोचे, अगर आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम है तो क्या आप इतने आसानी से डिसाइड कर लेते कि मेरे बाद आप आए हैं। भाई इतने कन्फ्यूजन होता है, कोई ये मारता, कोई ये मारता, कोई ये मारता, तो ये कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पे कॉमन सेंस चाहिए। ओके, तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। मतलब यहाँ पे युग्म दिए गए, इनमें से कोई एक गलत है। विलोम दिया है, उसका विलोम ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, गमन, गमन मतलब होता है जाना, आगमन मतलब होता है आना, विलोम है। खग मृग, का मतलब होता है पंछी, पक्षी जो आकाश में उड़ती है। ओके, मृग, मृग मतलब होता है हिरण, जो जमीन पर चलता है। एक आकाश में चलने वाला, एक जमीन पर चलने वाला, विलोम है, सही है। गुप्त प्रकट, गुप्त मतलब जानते हैं आप, छिपा हुआ होता है, और प्रकट मतलब होता है सामने, ये भी विलोम है। गमन और लागो ये उल्टा है, गमन का मतलब होता है जाना, इसका विलोम होता है आगमन, मतलब आना, तो यहाँ पर लाघव दिया है। जबकि लाघव का विलोम होता है, लाघव का छोटा होता है तो इसका विलोम बड़ा होता है। देखिए हम नीचे भी लाए हैं, इसको देख लीजिए एक नज़र। खग मृग, खग का मतलब देखिए, खग का अर्थ होता है पक्षी यानी आकाश में विचरने वाला, और इसका विलोम होता है मृग यानी पशु, धरती पर चलने वाला। ओके, तो ऑप्शन ए तो सही है। गमन और लाघव गलत। गमन का अर्थ होता है जाने की प्रक्रिया, ओके, और लाघव होता है यानी चलना या छोटापन, छोटापन होता है, मतलब लाघव का छोटापन होता है, गमन का जाने की क्रिया होती है, तो इसलिए ये गलत है क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन था गुप्त प्रकट, गुप्त का अर्थ होता है छुपा हुआ और प्रकट का अर्थ होता है सामने। फोर्थ ऑप्शन होता है हुए डी, गमन और आगमन, गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना, तो इसलिए यही सही है, लेकिन ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, तो इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन के नीचे देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। देखिए ऑप्शन में क्या था, गमन और लाघव था ना। गमन का अर्थ होता है जाने की क्रिया, इसका विलोम होना चाहिए था आगमन, आने की क्रिया, लेकिन उसने ये न दे करके उसने ये दिया था लाघव। लाघव का अर्थ होता है छोटापन या संक्षेप, इसका वास्तविक विलोम होता है गौरव यानी बड़पन या भारीपन। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गलत था। गमन दिया था, गमन का विलोम ये होना चाहिए था, लेकिन गमन का विलोम ये दिया था, जबकि इसका विलोम ये होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कहते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। आपको यह बताने कि इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसको आप हटा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। ओके, तो देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन विशेषण, अव्यय, वचन, लिंग, इनमें से कौन सी अशुद्धि है इसमें। तो सबसे पहले हम लिंग की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई बात नहीं है, यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, भाई स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। ठीक, तो भाई यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन लिंग गलत हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन आता है अव्यय। अव्यय क्या होता है, जैसे किंतु हो गया, परंतु हो गया, उसको हम अव्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे किंतु परंतु का कोई उल्लेख नहीं है, संबंध कोई त्रुटि नहीं, मतलब यहाँ पे अव्यय भी नहीं है। ठीक। थर्ड ऑप्शन है क्या विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है किसी की विशेषता बताना। ठीक। तो उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो देखिए यहाँ पे विशेषण तो अपनी जगह सही है, अनेकों, इसको आप अभी होल्ड पे रखिए क्योंकि ऐसे समझने आएगा, इसको होल्ड कीजिए अभी। ठीक। अब जो फोर्थ ऑप्शन पे चलिए वचन पे। तो देखिए वचन क्या कहते हैं, यह सही उत्तर है क्योंकि अनेक का अनेकों करना वचन की गलती है। देखिए अब मतलब समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अनेकों, अनेकों एक विशेषण है। पहले आप ये देख लीजिए, एक अनेकों होता है और एक होता है, उसको हम कहते हैं अनेक। ठीक। ये दोनों विशेषण है, अनेकों और अनेक, ये विशेषण है। ये विशेषता बताते हैं, ये ग्रंथों की विशेषता बता रहे कि अनेकों हैं। ठीक। तो आप ये देखिए कि अनेक वर्ड होता है, अनेकों वर्ड नहीं होता है। तो अनेकों गलती होता है। तो वचन, एक वचन, दो वचन, मतलब बहुवचन। ग्रंथ कितने, तो ग्रंथ बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे का मतलब कि अनेक उसको बोलेंगे, अनेकों नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे वचन संबंधित त्रुटि है, समझ गए होंगे। विशेषण अपनी जगह सही है, विशेषण का अर्थ अनेक होता है, मतलब ये विशेषता बता रही कि कितने भाई, तो विशेषता बता रही कि अनेक है, लेकिन यहाँ पे अनेक होगा, अनेकों नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे ऐसा कौन सा भाई जिसका बहुवचन नहीं होता, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वचन से संबंधित त्रुटि है, ऑप्शन 3 वचन। यहाँ पे अनेक होगा, अनेकों नहीं, क्योंकि अनेक वर्ड होता है, अनेकों नाम का कोई वर्ड नहीं होता, अनेकों नाम का कोई अस्तित्व में है ही नहीं वर्ड, इसलिए अनेक होगा। तो वचन संबंधी त्रुटि है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है। कलाकार ऊपर है, आपको सबको पता होगा कि यह स्थानवाचक है, लेकिन फिर भी जब क्रिया विशेषण पूछा तो हम क्रिया विशेषण से संबंधित सभी जानकारी ले लेंगे, ताकि अगर जीडी में दोबारा कभी भी क्रिया विशेषण से पूछा तो एक भी क्वेश्चन हमारे स्किप ना हो। तो देखिए, जो शब्द स्थान बताए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रहता है। कलाकार कहाँ है, जैसे क्वेश्चन में दिया था कि सारे कलाकार ऊपर है, कलाकार कहाँ है, ऊपर, तो ये स्थानवाचक है। हम देखिए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो बस नॉर्मल था। आप यहाँ पे देखिए, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ओके। सबसे पहले कालवाचक को समझिए। कालवाचक किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 10वीं 12वीं के छात्र नहीं है, हम कंपटीशन वाले, हमें शॉर्ट में समझना होगा। कालवाचक का मतलब होता है जो हमें समय बताए। समय मतलब कब, ये घटना कब हुई, काम कब हुआ। उदाहरण के तौर पे मैं आज पढ़ूंगा, मैं समय बता रहा हूँ ना कि मैं आज पढ़ूंगा, वह कल आएगा। समय बता रहा है ना कब आएगा, कल आएगा। कब पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, तो ये कालवाचक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ट्रिक, आप क्वेश्चन से हमेशा पूछिए कब, जैसे मैं कब पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, वह कब आएगा, कल आएगा। तो क्वेश्चन से हमेशा कब कब क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर है वही कालवाचक है। अब सेकंड ऑप्शन है स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब होता है कहाँ, आपका एसएससी जेडी का सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो वो स्थानवाचक है। काम कहाँ हुआ, एग्जाम्पल वह ऊपर है, आप स्थान पूछ रहे हैं, वह ऊपर है। तो और सेकंड एग्जाम्पल है बच्चे बाहर खेल रहे, स्थान बचा रहे, बच्चे कहाँ खेल रहे, बाहर खेल रहे। इसका ट्रिक क्या पहचानने का, तो स्थान पूछिए, आपसे पूछेगा बच्चे कहाँ हैं, बच्चे ऊपर है, आंसर मिला स्थानवाचक। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे, उत्तर मिला स्थानवाचक। आपका जब एग्जाम सिटी आएगा ना एसएससी जीडी का, तो ये आपका स्थानवाचक है। कालवाचक, एसएससी जीडी का भाई एग्जाम डेट कब आएगा, वही आपका कालवाचक है। रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब आपके एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे होगा, वही आपका रीतिकाल है, मतलब ऑनलाइन होगा। तो रीतिवाचक का अर्थ होता है मतलब कैसे, काम कैसे हुआ, ये पूछते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन पहचानने का ट्रिक क्या है, कैसे पूछो, क्वेश्चन से कैसे पूछो। एग्जाम्पल, वह धीरे धीरे चलते हैं, वह कैसे चलते हैं, वह धीरे धीरे चल रहे, विशेषता बता रहे भाई, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वह अच्छे से बोलते हैं, वह कैसे बोलते हैं, क्वेश्चन से पूछिए, वह कैसे बोलता है, तो वह अच्छे से बोलता है, ये रीति बचा रहे हैं, यानी उसका तरीका बताता है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब होता है कितना, काम कितना हुआ। एक ट्रिक क्या है पूछे पहचानने की, तो आप हमेशा क्वेश्चन से पूछो
कितना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वह कितना खाता है, वह थोड़ा खाता है। आंसर मिला, तो ये परिमाणवाचक। तो परिमाण का मतलब होता है कितना। आपसे कोई पूछेगा कि भाई जीडी में आपका कितना सही हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा था। आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखिए, इसमें वो इसको क्या कहते हैं भाई, त्रुटि, मात्रा त्रुटि गलती थी। देखिए अशुद्धि, इसमें छोटा ऊ की मात्रा थी, मालूम में लॉ में छोटा ऊ की मात्रा, और वास्तविकता में होनी चाहिए बड़ी ऊ की मात्रा, बस इतना ही त्रुटि था। ओके, तो देखिए यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, सही लग रहा है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, ये भी सही है क्या? सॉरी, यहाँ मालूम नहीं, मालूम लिखा है, मालूम। मालूम भाई मालूम होता है, मालूम नहीं, तो ऑप्शन तो ये गलत हो गया। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय, भाई कार्यालय होता है, यहाँ पे कार्यालय लिखा, तो ये भी गलत। देखिए यहाँ पे पहले लिखा है कि मालूम में बड़ी होनी चाहिए मात्रा, और कार्यालय होता है। ठीक, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय, कार्यालय यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे त्रुटि है, ये यहाँ पे त्रुटि है, ये यहाँ पे त्रुटि है, और ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सरल वाक्य, दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ न सका। ठीक, इसको करना क्या है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। देखिए इसने सरल वाक्य दिया है, आपको पता है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसने सरल वाक्य दिया है, अब उसने बोला है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे, पहले समझ लीजिए। नीचे मैं एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, ऑप्शन को छोड़िए, हम डायरेक्ट मुद्दा समझते हैं। सरल वाक्य, ऑप्शन देख ही लीजिए, ताकि आप लगा कि ये भी तो देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका, ऑप्शन, उसका दुर्भाग्य की परीक्षा में बैठ ना सका, उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, उसका दुर्भाग्य था और परीक्षा में पास ना हुआ। भाई पास की बात नहीं हुई, सिर्फ बैठने की बात बोली है। ओके, इसलिए वो परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था और बैठ ना सका। तो चलिए देखिए कि ये होता क्या, पहले समझिए। क्वेश्चन में दिया था दुर्भाग्य से वो परीक्षा में बैठ न सका, ये सरल वाक्य था। संयुक्त हमसे पूछा तो इसका संयुक्त क्या होगा, उसका दुर्भाग्य था इसलिए वो परीक्षा में बैठ न सका, उसका दुर्भाग्य था इसलिए परीक्षा में बैठ न सका, ऑप्शन सेकंड। और इसका अगर हम मिश्रित बनाते हैं, भाई इस बार संयुक्त पूछा है सरल का, हो सकता है अगली बार मिश्रित पूछ ले, मतलब इस बार मिश्रित वाक्य, उसका दुर्भाग्य की परीक्षा में बैठ न सका। अब देखिए हम इसको बनाते कैसे, कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ओके, अब देखिए सरल वाक्य होता क्या है, तो भाई मैंने मैक्सिमम समझाने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा इसका परिभाषा लंबा सा है, ट्रिक बनाऊंगा अब भूल जाएंगे। सरल वाक्य, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, एक ही बंदे की बात हो रही है, एक बंदा से ज़्यादा ना हो, इसलिए एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। या दूसरी परिभाषा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारतीय किसान मेहनती होते हैं, मेहनत एक ही क्रिया है, किसान एक ही करता है, तो यहाँ पे सरल वाक्य मतलब जहाँ जिस लाइन में एक बंदे की बात हो, एक बंदे से ज़्यादा कोई ना हो, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। ओके, अब देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्र कहलाते हैं। ठीक, जैसे कहने का मतलब है कि एक वाक्य होगा एक उपवाक्य होगा, आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे देखिए आप सुनेंगे कि एक प्रधानमंत्री है एक उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री किस पर निर्भर रहते हैं, प्रधानमंत्री पर रहते हैं। ठीक, वैसे ही एक वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा, एग्जाम्पल देंगे आप समझ सकते हैं, ट्रिक भी लाया हूँ। सेकंड देखिए उदाहरण, सॉरी परिभाषा, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो कि आपस में, अब यहां से समझिए, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि आदि का प्रयोग होता है।
तो देखिए जहाँ भी मिश्र वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य, गारंटी मैं लिख के देता हूँ, इनमें से कोई भी एक वर्ड होगा, यहाँ की से लेके और यहाँ तक, तदापि तक, यहाँ से कन्फर्म है कि इनमें से एक वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अभी क्या लाया था, मिश्रित वाक्य, यहाँ पे क्या है, की है, बीच में की है ना, देख सकते हैं आप, यहाँ पे की है यानी की से, इनमें से कन्फर्म होगा। तो आप समझ गए कि इसमें एक वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा, और जो प्रधान वाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करेगा। उदाहरण क्या है, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। भाई मेहनत करेगा तभी पास होगा, ये इस पर पूरी तरह से निर्भर है। भाई एसएससी जीडी में आप मेहनत करेंगे तो भी पास होंगे, यानी आपका मेहनत करना ही पूरा निर्भर है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक, मतलब आसान भाषा में समझिए, 2 लाइन दिया है, अगर एक लाइन को आप हटा देना तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य, जो आपसे एग्जाम में पूछा था, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, दो उपवाक्य हों या दो से अधिक उपवाक्य हों, उसमें क्या था, एक उपवाक्य था और एक वाक्य था, लेकिन इसमें दोनों ही उपवाक्य हैं, एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। मिश्र वाक्य में था 2 लाइनें, एक लाइन को आप समाप्त कर दिए तो इसकी की वजूद ही नहीं रहेगी, मतलब ये बिना काम का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 उपवाक्य हैं, एक को समाप्त कर देंगे ना तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य को, इसमें देखिए क्या पहचाने की ट्रिक है, और, एवं, तथा, या अथवा, या, इसलिए, अतः, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। ठीक, ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं। मैं बाजार गया और मैंने फल खरीदे। ठीक, अब एक भाषा में समझिए आप। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा एक बार और समझाता हूँ, बस शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक, सरल वाक्य क्या कहते हैं, इसमें बस एक व्यक्ति की बात होगी, भारतीय किसान मेहनती होते हैं, कोई बात नहीं, एकदम सरल है, सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई आएगा एक जोड़ने के लिए। ठीक, इसमें 2 होंगे, एक वाक्य होगा एक उपवाक्य होगा, इसमें से एक को हटाएंगे तो दूसरे का कोई वजूद नहीं बचेगा। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इनमें से एक वाक्य को आप हटा दीजिए, यदि तुम मेहनत करोगे। अब आपसे कोई बोलेगा तो पास हो जाओगे, क्या पास हो जाओगे भाई, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें 2 उपवाक्य होते हैं। ठीक, इनमें से एक को हटा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बाजार गया और मैंने फल खरीदे, मैंने बाजार का हटा दिया, मैंने फल खरीदे, भाई ठीक है तुमने फल खरीदे, समझ में आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, और पहचानने की ट्रिक ये है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, चलते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा था कि दुर्भाग्य से वो परीक्षा में बैठने सका। मिश्रित वाक्य मतलब आश्रित हो, उसका दुर्भाग्य की परीक्षा में बैठने सका। ओके, और ये संयुक्त वाक्य उसका दुर्भाग्य था इसलिए परीक्षा में बैठने सका, इस पर पूरी तरह निर्भर है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पे टाइम दे दिया, उम्मीद है खिचड़ी नहीं बनी होगी। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आप संबंधवाचक सर्वनाम तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन अगर कुछ और पूछ लिया, निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड पूछ लीजिए आप, या पुरुषवाचक से, तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए ये सर्वनाम, ये 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। आप में इससे इस बार क्वेश्चन पूछा है 2025 में, और प्रश्नवाचक। तो देखिए पुरुषवाचक क्या होता है, ये व्यक्ति के लिए यूज होता है, यानी कौन है, जैसे मैं, हम, तुम, आप हो, ये व्यक्ति के लिए यूज होता है। दूसरा है निजवाचक, ये अपने आप के लिए यूज होता है, मतलब स्वयं के लिए यूज होता है, हम अपने लिए करते हैं, जैसे खुद, अपने आप। ठीक, ये आप अपने लिए करेंगे। निश्चयवाचक, निश्चित संकेत के लिए, जैसे यह हुआ, आप किसी भी चीज़ को देख के इशारा करते हैं, मतलब वो निश्चित है कि आप लड़की के बारे में बता रहे हैं कि बोतल के बारे में बता रही हैं, निश्चित है आप किसके बारे में बता रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यह वह। अनिश्चयवाचक, आपको पक्का यकीन नहीं है, अब जैसे लाइट भग गया, रात को आप पढ़ रहे, लाइट भग गया, तो आप क्या कहेंगे, देखो वहाँ पे अंधेरे में कोई है, आपको कोई कन्फर्म नहीं है कि भाई वो राहुल है कि संदीप है, आप क्या बोले, कोई है। अनिश्चय है, मतलब आप कन्फर्म नहीं है। या फिर आपके पैरों से लग गया तो आप क्या कहते हैं, कुछ है, आप कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे कुछ है, मतलब क्या है, आप अनिश्चय हैं इसलिए बोलते हैं कि आप कुछ है। संबंधवाचक, ये जोड़ने वाला होता है, जो, जिसका, जैसे
जो, जिसका, जिसे, ये जोड़ने का काम करता है दो वाक्य को। ओके। छठा है प्रश्नवाचक, ये सवाल पूछने का काम करता है, जैसे कौन, क्या। ठीक। क्वेश्चन में क्या था, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए संबंध मतलब जोड़ना, जोड़ रहे, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जोड़ रहे। जो सोएगा सो खोएगा, देखिए जोड़ रहे, जो सोएगा वही खोएगा, संबंधवाचक है, जोड़ रहे। उसने कुछ नहीं खाया, तो ये अनिश्चयवाचक है भाई, कुछ पता ही नहीं है कि भाई उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। वह कौन है जो जा रहा है, देखिए ये संबंध उसी को जोड़ रहा है। वह कौन है जो जा रहे, मतलब आप एक लड़के को देख रहे हैं, तो भाई वह कौन है, उसी लड़के के भाई जो जा रहे हैं, तो भाई उसी से संबंध है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आसक्ति का उपयोग एकार्थक शब्द है। आसक्ति, भाई ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद मेरे किसी एग्जाम में आ चुका है, इसको देख कैसे लगा। आसक्ति का एक उपयोग एकार्थक शब्द है, घृणा, गहरी चाह, कुशल, निपुण। तो देखिए आसक्ति का अर्थ क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा तो आप ऑप्शन निकाल लेंगे। आसक्ति मतलब होता है किसी चीज से लगाव, जुड़ाव या गहरी इच्छा है, उसी को आप आसक्ति कहते हैं। जैसे आपको क्लास की या किसी से लगा हो जाता है ना, तो भाई उसी को आसक्ति कहेंगे कि भाई ये मेरी आसक्ति, इससे लगा हो चुका है मुझे। ऑप्शन देखिए, घृणा, इसमें एक अर्थक शब्द पूछे। अब बताइए आपको जिस लड़की से लगाव है या किसी चीज़ से भी, एसएससी जीडी से या आपकी बाइक से, क्या वो घृणा है? नहीं भाई, घृणा का अर्थ नफरत होता है, ये तो उसका उल्टा हो गया। गहरी चाह, क्या भाई आपको जिस लड़की से लगाव है उससे गहरी चाह है? आपको एसएससी जीडी से गहरी चाह है? आपको अपनी बाइक से गहरी चाह है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी। निपुण, निपुण होता है मतलब कुशल होना। अब आपको जिस लड़की से लगाव है, कुशल होना, भाई क्या गारंटीड है कुशल है? भाई ये भी तो हो सकता है कि वो क्लास में बिल्कुल गधई थी, बस हमको सुंदर लगती थी, तो भाई वो मेरी वाली है। तो भाई 1 सेकंड 1 सेकंड वो ट्रैक्टर वाला आ गया था। तो भाई आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर नहीं पता, आप ऑप्शन को काटना सीखिए। ऑप्शन को काटना आ सकती, मैं जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ आपकी क्लास की लड़की, जैसे बाइक है, मेरी एसएससी जीडी की एसएसएफ पोस्ट है, क्या मैं उससे घृणा कर सकता हूँ? नहीं, तो ऑप्शन ये तो कन्फर्म नहीं होगा। निपुण, निपुण मतलब कुशल होना, मैं जिस क्लास की लड़की को पसंद करता हूँ, क्या वो निपुण है, कुशल है, पढ़ने में तेज है? नहीं भाई, वो गधई थी, मुझे बस अच्छी लगती थी। तो भाई ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये होता है कुशल, कुशल का मतलब होता है स्किल, मतलब वही कुशल, भाई वही स्किल। भाई जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसमें वो कुशल है, तो भाई वो गधई थी भाई, कुछ नहीं थी, बस सुंदर थी और कुछ नहीं। तो ऑप्शन ये भी हो गया, तो गहरी चाह बचा, तो आपका यही हो जाएगा। ओके, तो भाई आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। ओके, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है, यह तो वास्तविकता है भाई। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए स्थान पर उचित शब्द होगा। ऑप्शन, सापेक्ष, विकासशील, तटस्थ, स्वतंत्र। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अब कैसे भाई, क्यों तटस्थ ही होगा? चलिए आपको आंसर पता हो गया, लेकिन हर चीज़ का आपको एक विवरण पता होना चाहिए, तो ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन है तो उसको ऑप्शन को ही एक्सप्लेन कीजिए। तटस्थ तो सही हो जाएगा, ठीक है। तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष या गुट में शामिल न हो और अलग रहे, जैसे भारत है। अब देखते हैं कि विश्व युद्ध होता है, कुछ भी होता है, भारत किसी के साथ शामिल नहीं रहता है, वो हमेशा अपना अलग रहता है, किसी भी गुट या पक्ष में शामिल नहीं रहता है। जैसे इस समय युद्ध चल रहा है ना। स्वतंत्र, जो किसी के अधीन न हो, आजाद न हो, भाई ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन में देख लीजिए आप क्या पूछा है कि गुटों से अलग रहने वाले देशों हो, ठीक। तो भाई यहाँ स्वतंत्रता की बात की तो ये होगा नहीं। विकासशील, जो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है उसे विकासशील कहते हैं, तो भाई इससे कोई मतलब है नहीं। सापेक्ष, जो किसी की तुलना में हो या किसी पर निर्भर हो, जो किसी की तुलना में हो या किसी पर निर्भर, उसे सापेक्ष कहते हैं। जैसे आप किसी की तुलना करते हैं ना, उसको सापेक्ष। तो ऑप्शन ए तटस्थ। उम्मीद है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। अब देखिए गद्यांश आता है अपने सामने, गद्यांश को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब गद्यांश को पहले एक बार समझ लीजिए। 1 सेकेंड, देखिए ये वाला जो गद्यांश था ना, ये गद्यांश बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जिसके शिफ्ट में आएगा उसके तो पूछे मत। 5 क्वेश्चन थे इस गद्यांश में, जिसमें से 4 इजी थे, एक थोड़ा सा था, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा ना तो वो भी इसको कर लेगा, मतलब 4 तो कोई भी कर लेगा, 5वां थोड़े से विचार वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसे क्या है गद्यांश में। गद्यांश को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 से 20, गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।
महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी शेख करियाचा आंसू यानी किसानों का प्रतिरोध, ये ऐसा ही लिखा था, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। किसानों का प्रतिरोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, यहाँ ध्यान दीजिए, आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए 1988। भाई कहने का ये मतलब है कि पूरा उसने गद्यांश में से ही बेटा ऑप्शन छोड़ दिया, बेटा पूछ लिया, एकदम साफ इसमें से देख के बस बताना था। 1988 में जब ज्योतिबा फूले के 1988 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। ठीक, गद्यांश की तरफ चलते हैं, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी है। अब आप कहेंगे कि मुझे एक बार गद्यांश देखना है, तो देखिए मैं गद्यांश का वो लाइन काट के लाऊं, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, ये बस उसकी एक लाइन आगे एक लाइन पीछे का है। गद्यांश में लिखा था कि उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में ऑप्शन ही पूछा है कि उस परिवार को किस प्रकार की परिवार की संज्ञा दी गई है, शिक्षित परिवार, परिपूर्ण परिवार, स्वतंत्र परिवार या आदर्श परिवार। तो गद्यांश में खुद लिखा था आदर्श परिवार, या आप लिख के मार दिए होते, ऑप्शन डी। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वो परिवार एक आदर्श परिवार है। ठीक, ऑप्शन में ही दिया था गद्यांश, देखिए गद्यांश में ही दिया था। ओके, आंसर भी देखिए तो आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए क्या दिया, इसमें महात्मा दिया है और महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ आपको ये बताना है। महात्मा धना, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। ऑप्शन 20 का सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये दीर्घ स्वर संधि है। अब दीर्घ स्वर संधि क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि आपका कहता है कि जब मतलब और या छोटी बड़ी या छोटाऊ बड़ाऊ के बाद फिर से वही स्वर है तो हमेशा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको अ या आ आता है उसके बाद फिर वही लेटर आते हैं, छोटी ई या बड़ी आती है, देखिए छोटी या बड़ी आती है और फिर वही लेटर आते हैं, छोटाऊ या बड़ाऊ आते हैं, उसके बाद वही लेटर है, तो भाई वो आगे चल के बड़ा हो जाता है। शायद मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए महाधनात्मा, यहाँ से क्या लेंगे हम, आ लेंगे, तो आ इसको हम लेंगे। आत्मा, यहाँ से भी आ लेंगे, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आत्मा आ हो जाएगा। तो अ के बाद ये आके जुड़ जाएगा और ये आ यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आधा तो बचेगा, तो आपका हो जाएगा महात्मा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको शायद मैं देखिए, हाँ देखिए महात्मा है ना, इसको तोड़ेंगे, महाधन आत्मा, ह में से आ का मात्रा आ जाएगा। 1 सेकेंड देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये आ की मात्रा आ जाएगी, ह में से आ की मात्रा इसमें आ गई। ठीक, ये है। उसके बाद आत्मा में से आ निकल के आ जाएगी, तो आपकी ये है, दोनों जोड़ के आ हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बचा, मोह बचा, मोह ह, और यहाँ पे जो आ बना है इसकी मात्रा यहाँ पे, और यहाँ से आ निकल गया तो तमा बचा, तो ये आपका हो गया महात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था, तो गद्यांश में ही लिखा था कि 1988 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर 1988, ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं गद्यांश कितना ईजी था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी गद्यांश का चौथा क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले को सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ऑप्शन को समझिए, नहीं पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, आप हो सकता है गद्यांश पे जाए तो पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे।
जो कहते थे वही अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। सही। वह देखते थे, देखते नहीं कहते थे। जो कहते थे वह अपने आचरण एवं व्यवहार में कभी नहीं उतारते थे। यहाँ उतारते थे भाई, तो नहीं उतारते थे तो गलत हो गया। जो सुनते थे भाई, सुनने नहीं कहते थे की बात होती थी। तो यहाँ तो आप गद्दान से देख के कर लेंगे, बहुत ईजी वाला शिफ्ट था। अब आते हैं कॉमन सेंस वाला। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। आपने गद्यांश पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार ज्योतिबा फूले के आदर्श विचार। भाई ये तो पहले ही क्वेश्चन में दिया था 16वें में, पहले ही में, जिसका ऑप्शन था कि ये किस विचार से हैं, तो आदर्श विचार से। तो आप यहीं पे मार देंगे कि आदर्श विचार से था, तो आपका यही सही हो जाएगा। यानी पांचवा क्वेश्चन भी इजी था, मैं कन्फ्यूजन हो गया था, बहुत ईजी थे। सेकंड ऑप्शन है ज्योतिबा फूले के जाति संबंधी विचार। भाई जाति पाति की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में हम लोग रहते, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो जाति संबंधी विचार के हो गए। ज्योतिबा फूले के राजनीतिक विचार, नहीं। ज्योतिबा फूले के नारी शक्ति विचार। अब देखिए हम थोड़ा ऑप्शन को भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई जानते हैं आपका हो गया, लेकिन फिर भी आपको तकनीक आनी चाहिए ताकि अगले एग्जाम में आप इसका उपयोग कर पाए कि ऑप्शन में क्या गलतियां थी। ठीक। देखिए ज्योतिबा फूले के आदर्श विचार, सही उत्तर। गद्यांश में उनके आदर्श परिवार के विचार, उनकी उपाधि के प्रति आदर्श और सोच, उनके आचरण की बात है। यह शीर्षक पूरे अनुच्छेद को समेट लेता है। ये सही हो आंसर हो गया। अब बाकी को देखते हैं ये क्यों गलत है। तो ज्योतिबा फूले के जाति संबंधी विचार, ये गलत है। हालांकि वे जातिवाद के खिलाफ थे, ज्योतिबा फूले जातिवाद के खिलाफ थे, लेकिन इस विशेष गद्यांश में जाति व्यवस्था पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। अब जो इतिहास पढ़ेंगे उनको पता होगा कि ज्योतिबा फुले जो थे वो जातिवाद के खिलाफ थे, लेकिन हमारे गद्यांश में जब जाति का नाम नहीं आया तो हम इसको गलत मानेंगे, जबकि वो जातिवाद के खिलाफ थे। ठीक। ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी विचार, ये भी गलत है। गद्यांश में बेटी और माता का जिक्र सिर्फ परिवार के उदाहरण के लिए, विशेष रूप से नारी शिक्षा या अधिकारों पर केंद्रित नहीं है, इसलिए गलत। ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले के राजनीतिक विचार, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि गद्यांश में राजनीतिक या चुनाव जैसा कोई भी संदर्भ नहीं है। तो आपका हो गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे मैक्सिमम लोग तो जा चुके होंगे। अपनी एक सीरीज चल रही है मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीएस की, जो एसएससी जीडी के 2025 में एग्जाम होते, जो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला था, उसी की हम सीरीज चल रही है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की 42 क्लास होंगी, यानी चारों मिला के 42 गुणे 4 होंगी। आप हिंदी की देख रहे हैं तो हिंदी की टोटल 42 क्लास होंगी, जिसमें से आपकी आज कौन सी क्लास थी? आज आपकी तीसरी क्लास थी ना? 1 सेकेंड। हाँ, आज आपकी सिर्फ 3, 4 फरवरी की सिर्फ 3 यानी तीसरी क्लास थी, और आपको 39 क्लास लेनी है। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी समझेंगे कि ऑप्शन गलत क्यों है, ताकि आप गलत काटना सीख जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसको लिखने में कितना मेहनत लगता है, रिसर्च करने में कितना मेहनत लगता है। ऐसे गूगल कोई चीज़ नहीं हो जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो तो उसमें भी 45 मिनट लग जा रही, फिर इसको भाई काफ़ी मेहनत लगती है, वरना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आपका कल का 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट आएगा। तो चलिए, और इस चैनल का नाम है PYQ विद सनी।